हाँ जी, भाई साहब जी नमस्कार। तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलएलबी की जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड कर दी गई है अप टू द 30 ऑफ जून। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अभी हमारे पास करीब-करीब 1 से सवा महीना या डेढ़ महीना भी आप कह सकते हैं एक तरह से है। तो इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। आप चाहे इसको इस वीडियो को जो हम सीरीज़ अब आगे लाने चाह रहे हैं, इसको ही आप समझ सकते हैं या तो रिवीजन है या जिसने पहली बार नहीं पढ़ा तो कुछ हेल्प हो सकती है आपकी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 1 सेकंड रुकिए। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सन भी याद रखा कीजिए, सन भी इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका 1872 का। क्वेश्चन आ सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर का था? 1872। तो पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑफर और प्रपोजल। ये ऑफर और प्रपोजल होता क्या है? देखिए, जब कोई एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस या अपनी इच्छा जता रहा है कोई काम करने की या कोई काम ना करने की किसी दूसरे व्यक्ति को, दोबारा से सुनिएगा, जब कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा बता रहा है कोई काम करने की या कोई काम ना करने की किसको, दूसरे व्यक्ति को, तो उस चीज को हम बोलेंगे ऑफर और प्रपोजल। क्या बोलेंगे भाई साहब उसको हम? ऑफर या प्रपोजल। और जो पर्सन मेकिंग द ऑफर और प्रपोजल उसे हम कहते हैं ऑफरर और प्रॉमिसर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफरर या प्रॉमिसर, ये बोलते हैं। अब भैया ऑफर तो आपने दे दिया, अब उस सामने वाले को मानना भी तो चाहिए ना। तो वो क्या होता है भैया? एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस कुछ नहीं है, वो कोई एक असेंट होती है या असेंट या कंसेंट होती है किसी भी के द्वारा कि जैसे मैंने आपको मान लीजिए ए है और ये इस तरफ है बी। ए ने इसको कुछ ऑफर दिया, ए ने इसको कुछ ऑफर दिया, तो अब बी भी तो उस पर अपनी कंसेंट दिखाएगा ना भाई, हाँ मैं तेरा ऑफर मानता हूँ कि नहीं मानता। आइदर ही विल एक्सेप्ट दैट, जिसे हम एक्सेप्टेंस बोले, आइदर ही विल रिजेक्ट दैट। तो उसे ही हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, और कुछ नहीं है। ये चीज देखिए बहुत ऊपर इंपॉर्टेंट है, पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आया है क्वेश्चन ये कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। कि सबसे पहले ऑफर आता है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस आती है, साथ में उसके कंसिडरेशन होना चाहिए, और फिर वो बनता है एग्रीमेंट। वो आपका क्या बनता है? एग्रीमेंट। देखिए ऑफर के बारे में ये बात कही गई है कि जो ऑफर है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ये तो है नहीं ना कि आप अपने मुंह पास से ही बोल जाए, आप किसी को, जिस व्यक्ति को आपने ऑफर देना है आप उस तक बात पहुंचाए ना, तो वो कैसे एग्रीमेंट या कोई प्रॉमिस बन जाएगा? वो प्रॉमिस तो नहीं बन पाएगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन इन ऑर्डर टू वैलिड। अब देखिए कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? अब ये बात सुनिए आप, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू इज मेड। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, ए बी वाला। ए है और ये आपका बी है। मानिए ए अपना, बी के पास एक घर है, ठीक है, बी के पास घर है और ए उसको खरीदना चाहता है। तो ए ने क्या करा? ए ने उसको लेटर लिखा कि भाई मेरे को 50 लाख में मैं तेरा घर खरीदना चाहता हूँ। अब वो करने के लिए उसने क्या करा? उसने पोस्ट ऑफिस में लेटर डाला। ये पोस्ट ऑफिस मान लीजिए से, उसने लेटर डाला, और जैसे ही लेटर उस तक, जैसे ही बी तक ये लेटर पहुंचेगा, ये ए के लिए आपका कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है कि बी तक पहुंच गया है ना लेटर भैया। बी के तक लेटर पहुंच गया है तो ए के लिए ये भाई, और जो ऑफर का कम्युनिकेशन है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, बात समझ आई होगी, दोबारा बोलता हूँ कि ए मान लीजिए बी के पास कोई घर है, ए को उस घर को खरीदना है, उसने लेटर लिखा बी के नाम कि मैंने 50 लाख में आपका घर खरीदना है। उसने ये लेटर लिखा, पोस्ट ऑफिस में डाला, पोस्ट से होते होते वो चला गया बी के पास। और जैसे ही एट द मोमेंट जब वो लेटर बी के पास पहुंच जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन किसका? ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा जब वो लेटर बी के पास पहुंचेगा।
ठीक है। तो अब दूसरा केस देखिए, यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू बी मेड। ऑफर या प्रपोजल एक ही बात है, ठीक है। अब आता है कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। देखिए अब ये बात पहले पढ़ लीजिए, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इन कंप्लीट व्हेन एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। अब देखिए, बी ने करा, फिर से ए और बी बना लेते हैं हम, ए और दूसरी तरफ है बी। ए और मान लिए ए बी के पास लेटर पहुंच चुका है, अब बी को भी तो रिप्लाई करना है ना कुछ। तो बी ने रिप्लाई करा, ठीक है भैया मैं आपका मान लेता हूँ 50 लाख में आपको घर बेच लूंगा। तो ये जैसे ही लेटर बी ने पोस्ट ऑफिस में डाला और वो पोस्ट ऑफिस से चला लेटर, अभी रास्ते में अभी पहुंचा नहीं है, ए के लिए वो पूरा हो चुका है कि उसने ए के लिए वो एक्सेप्टेंस मान ली गई है कि हाँ भाई ए की नज़र में उसने रजामंदी दे दी है बी ने कि मैं तेरा घर खरीदने को तैयार हूँ। ए की नज़र में वो हो चुका है। अब जैसे ही लेटर वो बी ए के पास पहुंचेगा वो बी के लिए पूरा हो गया, हाँ भाई मेरी तरफ से वो लेटर पहुंच गया है ए के, मतलब मेरी रजामंदी है। कंफ्यूज ना कीजिएगा, पहले केस में क्या था, ये था आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट फॉर ऑफर, कि जब ए ने भेजा बी तक पहुंचा तो तब कहीं जाके पूरा हुआ। अब यहाँ बी ने जैसे ही पोस्ट करा और वो लेटर चलना शुरू हो गया, जैसे ही वो आउट ऑफ द पोजीशन हो गया बी के लेटर, वो ए के लिए पूरा हो चुका है कम्युनिकेशन, की उसे एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। और बी के लिए तब माना जाएगा कि उसकी एक्सेप्टेंस पूरी हो चुकी है कम्युनिकेशन, जैसे ही वो ए के हाथ में पहुंच जाएगा वैसे ही पूरा हो जाएगा। तो होप कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, यही लिखा है। देखिए ये है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जैसे मैंने वही बोला था कि प्रपोज किसने करा था, ए ने यहाँ प्रपोज करा था, घर तो ए ने खरीदना था ना, तो ए ने प्रपोज करा था, बी ने एक्सेप्ट करना था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बी के लिए कब होगा पूरा, जब वो ए को पास पहुंच जाएगा। और ए के लिए कब पूरा हो जाएगा वो एक्सेप्टेंस, जैसे ही उसके भेजने के लिए लेटर पोस्ट ऑफिस या निकल चुका है आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ बी। तो भैया अब ये तो हमने बात करी भैया प्रपोजल माना कब जाएगा, कम्युनिकेट कब होगा, वगैरह वगैरह। तो भैया अब बात आती है व्हेन प्रपोजल इज रिवोक। भैया रिवोक भी तो होगा ना, ये तो है नहीं कि प्रपोजल आप हमेशा मानेंगे ही, ये तो हम कभी नहीं होगा कि आप प्रपोजल हमेशा मानेंगे। कई बार ऐसा भी होता है आप रिजेक्ट भी करते होंगे, भाई ऑफर आया है आपने रिजेक्ट कर दिया, ना भाई मैं तो नहीं मानता। तो वैसे ही हम देखते हैं किस किस टाइप से कोई प्रपोजल रिवोक हो सकता है। भैया पहला आपका है बाय कम्युनिकेशन, कि जैसे हमने पीछे बताया कि भाई मैं कम्युनिकेट कर दूं आपको थ्रू में, कम्युनिकेशन करा। दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रेसिडेंटेड इन या प्रिस्क्राइब इन कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, कि जैसे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया भाई कि अगर आपने इतने दिन में नहीं दिया तो मैं ये मानूंगा ये आपने जवाब वगैरह कुछ नहीं दिया, कोई आपने कार्रवाई नहीं करी, तो मैं ये मानूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, ये मेरा प्रपोजल ढह गया है। अब तीसरा बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टेड द फुलफिल कंडीशन, जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और आप ए ने कोई शर्त रखी कि भाई मैं इसी बात पे तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, बी को ये शर्त माननी पड़ेगी, बी वो शर्त पूरी करने में फेल हो गया, तो ये वही प्रपोजल रिवोक मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट और टूट चुका है, ये प्रपोजल रिवोक हो चुका है। और बाय द डेथ और इंसेनिटी, या तो व्यक्ति मर जाए, कौन, प्रपोजल जिसने प्रपोज ऑफर दिया था, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो पागल हो जाता है। कब, किससे पहले, जैसे कि एक्सेप्टर को एक्सेप्टर के हाँ करने से पहले, यदि जैसे हमारे केस में ए आपका ऑफरर था, उसने ऑफर किया, प्रपोजल भेजा, और बी के स्वीकार उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले यदि ए की डेथ या वो पागल हो जाता है तो ये प्रपोजल वही रिवोक मान लिया जाएगा। पर यदि बी ने वो हाँ कर दिया उसके बाद ए की डेथ हुई या वो पागल हो गया तो इसमें प्रपोजल रिवोक नहीं माना जाता है। मैं इसी केस में आपको दिखाता हूँ कि बाय कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि एक सेकेंड, रिवोकेशन की बात कर रहे थे, तो रिवोकेशन मान लीजिए ये है ए और ये है बी,
ये रिवोकेशन है। अब भैया ए ने रिवोक कर दिया कि जी मैं आपका ऑफर नहीं मानता, तो उसने क्या करा, उसने फिर भैया भेजा लेटर। ये रहा हमारा पोस्ट ऑफिस बाबू, पोस्ट ऑफिस है। तो ये अब बी के लिए रिवोकेशन तभी कंप्लीट हो गया जब से ही उसने लेटर पोस्ट कर दिया। समझ में आई बात? तो बी के लिए कब पूरा हुआ रिवोकेशन? जैसे ही उसने लेटर उसके हाथ से गया, जैसे ही उसने पोस्ट कर दिया, बी के लिए एकदम तभी ही कंप्लीट हो गया। तो वो ए के लिए कब कंप्लीट होगा भैया? जैसे ही होगा, जैसे ही उसके हाथ तक पहुंच जाएगा वो लेटर। तो ये भैया ए बाबू के लिए भी उन्हें भी पता चल गया, हाँ भाई बी ने ये जवाब दिया है कि भाई मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता आपको, तो वो आपके लिए हुआ। अब इसे उससे कंफ्यूज ना कर दीजिएगा एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस में क्या होता था उसके कम्युनिकेशन, ये ए था, ये बी था। बी के लिए वो तब पूरा होता था जैसे ही वो ए को मिल जाता था, तब बी के लिए वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा हो जाता था। और ए के लिए कब होता था? जैसे ही बी उसे रास्ते में आउट ऑफ द पोजीशन हो जाता था उसके बी से, वैसे ए के लिए भी ये एक्सेप्टेंस पूरा हो जाता है। पर जो रिवोकेशन है उसमें एकदम उल्टा केस है भाई। बी के लिए तभी ही पूरा हो जा रहा है जैसे ही उसने क्या कहते हैं पोस्ट में डाला, उसके हाथों से चला गया लेटर, वैसे ही बी के लिए पूरा हो गया भाई रिवोकेशन। और ए के लिए कब हुआ? जैसे ही वो उसके पास आया। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, समझे आप? तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। जाने से पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको, कि मैंने आपको बताया भैया ऑफर क्या हुआ इस वीडियो में। व्हाट इज ऑफर? एक्सेप्टेंस बता दिया। आता है भैया कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन क्या होता है भैया? कंसिडरेशन कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी का। ए का कंसिडरेशन है 50 लाख, बी का कंसिडरेशन है हाउस। ये समझ लीजिए कंसिडरेशन कुछ नहीं है, बस वैल्यूज होती है, उनकी कीमत होती है कि बस क्या चीज़ है देने को दूसरे को। और वो सब मिलके बनाते हैं, पहले ऑफर आएगा, फिर एक्सेप्टेंस आएगा, फिर कंसिडरेशन होगा साथ में, फिर वो एग्रीमेंट बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किन एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कि वो $1,000,000 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तो भैया वो $1,000,000 क्वेश्चन ही कि किन एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वहीं से आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो एंट्रेंस लेवल तक है वो आपकी काफ़ी हद तक बैठ जाएगा आपके दिमाग में। टिल यू देन, सी यू देयर एंड गुड नाइट।